नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हम लोग लगातार पिछले एक महीने से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। दोनों जगह की जनता समझदार है सर जी। दोनों जगह कयास लगा रहे हैं, कांटे की टक्कर है, किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दोनों जगह जिसको मिला छप्पर फाड़ के मिला है जी। महायुति 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अलग चर्चा के विषय है। वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक को भी जबरदस्त सफलता मिली है जी। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं जी। 149 सीटों पर भाजपा लड़ती है जी, जिसमें से 133 सीट अपने नाम करते दिखाई दे रही है जी। इसके अलावा असली शिवसेना कौन है उसका भी फैसला हो गया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 सीटें हासिल करती हुई दिख रही है, जबकि अजीत पवार की पार्टी भी शानदार प्रदर्शन है और 41 सीटों पर आगे है जी। ऐसे में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की जनता ने क्या संदेश दिया है और जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक राजनीति की खबरें जो आती थी वो महाराष्ट्र से ही आती थी जी। भाषा की मर्यादा वहीं खत्म होती थी, वहीं तार-तार होती थी जी। जनता का क्या संदेश है? देखिए, जनता का संदेश एकदम स्पष्ट है कि स्पष्ट बहुमत मिलना और प्रचंड बहुमत मिलने में कितना अंतर है महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है। अब आप देखिए कि एक तरह से बीजेपी अगर कुछ सीटों को छोड़ दें तो बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत ले आई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 149 पर वो लड़े, 133 पे जीते, 288 की विधानसभा है, वहाँ पर सरकार बनाने लायक नंबर तो बीजेपी चाहे तो आसानी से जुगाड़ कर सकती है। 145 चाहिए। उसको शिवसेना और एनसीपी की भी एक तरह से जरूरत नहीं है। इतना प्रचंड बहुमत मिला है और ये प्रचंड बहुमत सिर्फ 2024 के चुनाव में मिला हुआ ऐसा नहीं है। 2014 से ये बीजेपी 100 से ऊपर वहाँ पर सीटें हासिल कर रही है। 2014 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा वहाँ पर छुआ था 123 सीटों के साथ। 2019 में स्थितियाँ थोड़ी अलग थी तो 105 सीटों पर आई और इस बार 134 या 133 सीटें उनकी आई हैं। तो ये दिखा रहा है कि खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वहाँ पर बीजेपी बहुत एक मजबूती के साथ अपने पांव जमा चुकी है। बीजेपी वहाँ पर जनता का विश्वास जीत चुकी है। महिलाओं का, युवाओं का बीजेपी के पास बहुत बड़ा समर्थन है और जिस तरीके से ये जो मैंडेट आया है ये भी दिखा रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी के लिए पूरा जी जान लगा दिया था चुनाव जिताने के लिए। और अगर हम देखें वहाँ पर जो अभी लोकसभा चुनाव के दौरान की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन है एमवीए वो 151 सीटों पर बढ़त थी उसकी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तो बीजेपी अगर अकेले 133 पर आगे है तो ये दिखा रहा है कि कितना मिलकर, कितना एकजुट होकर बीजेपी और आरएसएस ने ये चुनाव लड़ा है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ हैं। ये सिर्फ नारा नहीं दिया गया था, जमीन पर भी ये दिख रहा था। और जिस तरीके से आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में अनबन नहीं थी या महायुति के जो नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे, वहाँ भी दे रहे थे, लेकिन अमित शाह के घर पर ही सारी जो फैसले हुए, जो सीटों का बंटवारा हो, चाहे ये बात हो कि भाई ठीक है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका बाद में फैसला करेंगे, तो ये बड़े फैसले थे जो कि बीजेपी ने मिलकर लिए थे। उसमें जिसको जितनी सीटें मिल गई किसी ने कोई आलोचना सार्वजनिक तौर पर नहीं कही। सिर्फ एक अगर हम कह दें कि जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था उस पर बस एनसीपी के सुर अलग थे, लेकिन फडणवीस ने कहा था वो हमको समझा लेकिन वो नारा भी काम करता हुआ दिखा है। वो नारा काम करता दिखा है और जिस रणनीति के तहत एनसीपी ने विरोध किया था वो रणनीति सफल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि वो अल्पसंख्यकों के वोट उस पार्टी को अच्छे खासे मिले हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भगवा लहर थी, जो मराठा वोट था, वो पूरी तरह वो बीजेपी के साथ एकजुट रहा है। और ये जो बीजेपी ने महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वो देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र देश का सबसे समृद्ध राज्य है और सबसे समृद्ध राज्य से देश को ये संदेश गया है और ये सबसे समृद्ध राज्य ये चीज़ जानता है कि
2032 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे समृद्ध राज्य की जनता ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर विपक्ष की सरकार बन जाए और फिर वो लड़ाइयाँ ही होती रहें, कामकाज में रुकावट आए। तो वो जो देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है, देश को जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है, उसके लिए महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया है। और अब ये जो वोट आया है, आप देखिए कि इससे क्या होगा, क्योंकि ये देश जानता है, जो निवेशक हैं वो जानते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अब जो महायुति का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसको पता है कि हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे रेलवे की बात हो, चाहे वहाँ पर IT सेक्टर की बात हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, बहुत सारे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि भारत ने हाल के वर्षों में कदम तेजी के साथ बढ़ाए हैं और भारत से बड़ी उम्मीदें वैश्विक स्तर पर की जा रही हैं। तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में जो स्टॉक मार्केट है वो भी इन कंपनियों का और उठेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उनको उनमें निवेशक बढ़ेंगे, उनमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने वाला मैंडेट आया है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र की जनता ने, और क्योंकि आप देखिए कि सारे उद्योगपति अधिकतर वही हैं, अब वहां से जो संदेश किया है वो अन्य राज्यों में भी जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट अगर भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, उसके साथ महाराष्ट्र की जनता भी जुड़ी है, ये भी एक संदेश है। आपने जिक्र किया शिवसेना का, आपने जिक्र किया NCP का, तो महाराष्ट्र की जनता ने ये भी संदेश दे दिया है कि बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है। ये जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना को वहाँ पर ऐसी जीत मिली है, ये आज बाला साहेब अगर जीवित होते तो वो भी खुश होते। अगर उनके सामने ये ऐसी दो पार्टियां होती तो वो भी खुश होते और वो भी अपना उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे को घोषित कर देते, क्योंकि न सिर्फ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया एकनाथ शिंदे ने, बल्कि उनकी पार्टी को भी आगे बढ़ाया है। अब देखिए कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विचारधारा से समझौता कर विपरीत विचारधारा के वाले दलों से समझौता किया था, वो मुख्यमंत्री बन गए थे। 2.5 साल वो सरकार, आप देखिए कि उसके अधिकारी, उसके मंत्री विवादों में रहते थे, जेल भी जाना पड़ा, चाहे वो अनिल देशमुख हों, चाहे नवाब मलिक हों। और वहां पर आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर ने किस तरीके के आरोप लगाए थे बॉम्बे के। तो ये दिखाता है कि वो सरकार किस तरीके का मामला कौन भूल सकता है। जी, पालघर में सुशांत सिंह राजपूत का मामला कौन भूल सकता है। ऐसे कई सारे, और कोविड के दौरान भी कई सारे भ्रष्टाचार के मामले थे, अनियमितताओं के मामले थे, लापरवाही के मामला था, वो खिचड़ी का मामला था। जी, तो ऐसे बहुत सारे, वो 2.5 साल देखिए, जो 2.5 साल, अब ये देखिए ये भी महाराष्ट्र की राजनीति में जनता ने 2.5 साल इनको परख लिया, 2.5 साल इनको परख लिया। वहाँ पर लूट और भ्रष्टाचार था, यहाँ पर लाड़की बहन योजना के तहत जो लाभार्थियों को खाते में पैसा था। तो ये, और खासतौर पे आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में जो प्याज के किसान थे, कपास के जो किसान थे, उनको दिक्कतें हुई थी, वो दिक्कतें दूर की गई। तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी जल्दी ही अपने हार के कारणों पर गौर करते हुए जो चीज़ें थी उनको दुरुस्त किया था और नतीजे आज सामने हैं। एकजुट होकर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और जिस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पर जो पार्टी के नेता, चाहे भूपेंद्र यादव हों, चाहे अश्विनी वैष्णव हों, चाहे संगठन के लोग हों, वहाँ पर पूरी तरीके से उनको रखा गया था, वहीं पर ही सारी चीज़ें कर रहे थे। हालांकि अश्विनी वैष्णव पर ये आरोप भी लगे कि वो रेल मंत्रालय, क्योंकि इसी बीच देखिए कई सारी घटनाएं भी रेलों की हुई, ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, तो ये कहा गया कि उनका सारा ध्यान तो महाराष्ट्र पर है, वो रेलवे चला नहीं पा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगे। लेकिन वो भी अपने कामकाज से ही जवाब दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की जोड़ी मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी कमाल करने में कामयाब रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासतौर पर भूपेंद्र यादव तो संगठन के ही नेता हैं, और अश्विनी वैष्णव भी अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पार्टी के चुनावी प्रबंधन में एक मजे हुए प्रबंधक की तरह वो सामने आ रहे हैं। और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी, मेरे को याद है कि पिछले साल दिवाली मिलन का जब कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें जब अश्विनी वैष्णव जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी वहाँ पर 135 क्रॉस करेगी, और बीजेपी ने वही किया। उसको उससे उसकी टैली 165 के आसपास रही थी। तो वो भी अब ये जो चुनावी प्रबंधन के मामले में मजे हुए नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो बीजेपी जरूर उनका भी आगे उपयोगिता देखेगी। और खासतौर पर उनके पास ऐसे मंत्रालय हैं, अब आप देखिए कि उनके पास रेलवे है, और जो लोकल ट्रेन है वो मुंबई की एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था उसकी रीढ़ है वहाँ पर वो। तो उन्होंने अपने बजट में मुंबई को बहुत सौगातें दी थी, और उनके पास IT है बम्बई में, और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के जो कई सारे शहर हैं जहाँ पर आईटी कंपनियां हैं, तो एक और वो उनकी छवि भी ऐसी है, टैक्स सेवी की है, वो चीज़ों को समझते हैं और उनको उनके साथ जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छे से जोड़ पाता है और वो भी खुद को उनके साथ ज़्यादा जोड़ पाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में उनको भूमिका देने का भी उद्देश्य एक ये भी था। तो ये जोड़ी सफल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी जोड़ी है जो सफल रही है वो कह सकते हैं मोदी और योगी की। योगी जी ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने नारा दिया एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और आप देखिए कि ये जो बटेंगे कटेंगे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार कहा हो, स्पष्ट रूप से पहली बार कहा था। लेकिन आपने आखिरी बार वो कब सुना था, सबका साथ सबका विकास? उसको तो अब समय हो गया, शायद लोकसभा चुनाव के बाद से नहीं हो। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार कहा हो, ये बीजेपी पहले भी अप्रत्यक्ष रूप से कहते रहे, लेकिन स्पष्ट रूप से इस बार कहा था। और ऐसा क्या था कि जनमानस में ने अब जब देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत हुई, किस तरीके से उनको काटा गया, उनको पीटा गया, तो लोगों को लग गया और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। जो लोग गाजा में जो हमले हो रहे हैं, वहाँ पर जो लोग उन हमलों के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, वो बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप रहे। तो ये देखा खासतौर पर हिंदुओं ने कि ये जो किस तरीके से दोहरा रवैया रखते हैं, मानवता की बात करते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो तो मानवता की बात नहीं आती है। तो जो अब उसी बीच में अगर बटेंगे तो कटेंगे नारा आ गया, तो लोगों ने उसको स्पष्ट रूप से जोड़ दिया कि बांग्लादेश में जो हालत हुई है या पाकिस्तान में जो हालत हो रही है, तो ये इसीलिए हो रही है, तो आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और योगी ने आज भी उस नारे को याद दिलाया अपने ट्वीट के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि सबसे पहले इस नारे को हाथों हाथ लिया हरियाणा की जनता ने। हम हरियाणा में भी बहुत जगह घूमे थे, हमने देखा था कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, स्थानीय लोग परेशान हैं कि ये बाहर से घुसपैठिए कहाँ से आ गए हैं, ये तो धीरे धीरे इस क्षेत्र का पूरा चरित्र ही बदल देंगे। तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया, एक है तो सेफ रहेंगे। पहले हरियाणा ने उस राह को चुना, उसके बाद अब महाराष्ट्र ने चुन लिया है। तो ये मुझे लगता है कि अब जब दिल्ली का चुनाव आएगा, इसके बाद जो चुनाव आएंगे, मुझे लगता है कि नारे अभी और आगे बढ़ेंगे। एक है तो सेफ हैं, प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से कह रहे हैं या और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अब तो आप देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता तो टी शर्ट पे भी एक हैं तो सेफ हैं लिखकर अपने विचार टीवी चैनलों पर रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक है तो सेफ है का जिक्र किया, तो इसको भी किस तरीके से चुनाव के पहले और चुनाव के बाद का जिक्र मैं देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है का मतलब साफ था कि हम सभी समाज को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम सभी लोगों को एकजुट रखना चाहते हैं। उन्होंने, लेकिन उनका जो मतलब था चुनाव से पहले वो जिसको पहुंचाना था वो पहुंच चुका था जी। अब भले ही वो कुछ भी कहा जाए जी। और वैसे भी क्या है कि जब आप सत्ता में आए थे तो आप फिर किसी एक वर्ग के, एक पार्टी के नहीं है, अब आपको सबकी चिंता करनी है। लेकिन ये एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, अवैध घुसपैठ, माटी वाली बात जो हो रही थी कि जल जंगल जमीन वाली बात हो रही थी, झारखंड में क्यों नहीं चला? हाँ, देखिए झारखंड के जो परिणाम हैं वो उसने सभी को चौंकाया, कह सकते हैं। सिर्फ बीजेपी को नहीं चौंकाया, मुझे लगता है कि शायद जो इंडिया गठबंधन है वो भी चौंक गया होगा ये परिणाम देख के कि ऐसी उम्मीद तो हमारे को भी नहीं थी। वो अगर जीत के प्रति आश्वस्त थे तो शायद इतनी बड़ी जीत के प्रति तो उन्होंने उम्मीद नहीं रखी होगी। झारखंड में देखिए मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद बीजेपी ने, देखिए बीजेपी ये तो भाप गई थी कि झारखंड इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उसको अपेक्षा के अनुरूप वहाँ पे परिणाम नहीं मिले थे। पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था, बीजेपी जब हारी थी वो, तो उसमें वो एक फैक्टर था कि क्यों हारी है बीजेपी, क्योंकि रघुवर दास ने सरकार जिस तरीके से चलाई थी उसमें हार तय थी और आदिवासियों की अनदेखी की गई थी। आदिवासियों की अनदेखी की थी। आदिवासी राज्य है और आप गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो वो वहाँ पर देखने को मिला था। बीजेपी ने इस बार चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की थी, और ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय दुरुस्त करने की कोशिश की थी। पिछले 4-5 महीने से बीजेपी का बड़ा फोकस झारखंड पे था। जो पार्टी के केंद्रीय नेता हैं उनके लगातार दौरे हो रहे थे, मंत्रियों के दौरे हो रहे थे। एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तो वहाँ पे 4 महीने से ड्यूटी लगा दी गई थी, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पे कैंप किए हुए थे। वो वहीं से हम उनकी रोजाना फोटो देखते थे कि वो एक पौधा रोपण कर रहे हैं। तो लगातार इतनी मेहनत के बावजूद, और जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ से, चाहे दुर्गा सोरेन आई हो, चाहे गीता कोड आई हो, चाहे
चंपई सोरेन आए हों और भी तमाम जो जेएमएम के कई फाउंडर नेताओं को भी वो अपने साथ तोड़कर लेकर आए थे। लेकिन जैसा कि वहाँ पर देखा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ठीक है कि वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन उनकी जिस तरीके से सीधा अध्यक्ष पद पर वापसी हुई वो शायद वहाँ के जो पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, चाहे अर्जुन मुंडा हैं, चाहे और भी पार्टी के जो लोग हैं, रघुवर दास तो खैर अब राज्यपाल हैं, लेकिन वो भी नाखुश बताए जाते थे कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी में वापसी हो गई है और वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उनको राज्यसभा की सदस्यता मिल गई, वो भी उतनी रुचि लेते अब दिखते नहीं हैं झारखंड के मामलों में। हालांकि आज जब चुनाव था तो उस समय उनकी प्रतिक्रियाएं काफ़ी देखने को मिलती थी, लेकिन इस तरीके की रिपोर्टें थी कि झारखंड में बीजेपी एकजुट नहीं है। और शायद हेमंत बिश्व शर्मा के अगर हम बयानों को अगर आज देखें जो उन्होंने पिछले 3-4 महीने में दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान के बयानों को देखें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये लोग वहाँ पर स्थानीय लोगों को से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी आपको एक कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि पार्टी के सभी पुराने नेताओं को लेकर बैठे हुए हैं। तो उनको नेताओं को ये लग रहा था कि भैया सब कुछ तो ये हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे चलाने आए हैं, पार्टी के जो बाहर चले गए थे छोड़कर उनको अध्यक्षता आपने सौंप दी है, हो सकता है कल को उनको ही मुख्यमंत्री बना दें। और ये जो अंदर भीतरी जो नाराजगी थी, चंपई सोरेन को आप ले आए, चंपई सोरेन को आपने बड़ी भूमिका दी वहाँ पर पार्टी में, उनको चुनाव प्रचार अभियान में स्टार प्रचारक भी बनाया। तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं को लग रहा था कि अगर ये सरकार बनती भी हमारी तो कोई भूमिका रहेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ बाहर वाले आकर तय कर रहे हैं। और बाहर वाले से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब देखिए दिल्ली से बाहर के नेता वहाँ पर चुनाव का संचालन कर रहे थे, पार्टी छोड़कर जो चले गए थे वो आए हैं, वो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी थी, और नाराजगी सिर्फ स्थानीय नेताओं में ही नहीं थी, जो पार्टी के जो टिकट बटे थे, हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई है, पार्टी के जो टिकट बटे थे उसके प्रति भी असंतोष था लोगों में। कुछ जगहों पर हालांकि एक आध सीटें ऐसी आई हैं जिनमें नाराजगी थी, वो जीत गई है बीजेपी, लेकिन बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट दिए जाने के मामले में भी नाराजगी थी, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे थे। और दूसरा एक चीज़ जो हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही जो काम शुरू किया था, ठीक है मुख्यमंत्री उन्होंने पद की कमान संभाल ली थी, लेकिन उन्होंने जो राज्य भर की जो यात्रा तत्काल शुरू कर दी थी वो उन्होंने चुनाव की तैयारी बीजेपी से पहले शुरू कर दी थी। और वो आदिवासी क्षेत्रों में ये बात लोगों के तक मैसेज पहुंचाने में सफल रहे कि एक आदिवासी बेटे के साथ अन्याय किया गया, उसको फंसाया गया, उसको जेल में ठूसा गया, वहां पर उसके ऊपर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाए गए। तो ये जनता ने अब देखिए कि आप जब भावनात्मक आधार पर जब चुनाव हो जाता है तो आप कितने भी बड़े वादे कर दीजिए, कितनी भी सौगातें देने की चीज़ें कर दीजिए, लेकिन जनता उस पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। जनता को लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनका साथ देना चाहिए। कल्पना सोरेन ने जिस मजबूती के साथ अपने पति का साथ दिया, कल्पना सोरेन ने जिस मजबूती के साथ उनकी हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में पार्टी को संभाले रखा, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और चुनाव के दौरान भी जिस मजबूती के साथ वहाँ पर वो खड़ी रही हैं, तो वो दिखाता है जनता ने उसको एक तरह से हाथों हाथ लिया। और झारखंड की राजनीति में ये एक नया इतिहास रचा गया है, क्योंकि जब से झारखंड की स्थापना हुई है तब से पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में लौट रहा है। और ये हेमंत सोरेन की जीत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अब तक वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, आज उन्होंने खुद की कमाई हासिल की है। कह सकते हैं ये जो जीत है ये उनकी जीत है। और इसमें ये जो कांग्रेस उछल रही है ना, देखिए कांग्रेस की अब आदत हो गई है कि दूसरे जो सहयोगी हैं अपने, वैसे भी प्रधानमंत्री को जो परजीवी कहते हैं वो सही कहते हैं। अब जो कांग्रेस की आदत हो गई है कि सहयोगियों की सफलता में जश्न मनाओ। भैया आप भी तो कुछ हासिल करो, वहाँ पर जीत आपकी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब प्रति दिखाई, उसकी जीत नहीं हुई है। ये जो भ्रम फैलाने की जीत नहीं हुई है, बल्कि इस तरीके के जितने वहाँ पर एजेंडे चलाए गए थे वो खारिज हुए हैं। नहीं तो कांग्रेस को भी आशा थी तो वहाँ पर सफलता मिलती। जो जीत है ये हेमंत सोरेन की जीत है, और हेमंत सोरेन की जीत में अगर कांग्रेस खुश होना चाहे तो खुश होना चाहिए। नहीं, और अगर कांग्रेस को लगता है कि हमने अच्छा किया है, तो महाराष्ट्र में आप सबसे ज्यादा अपनी गठबंधन में सीटों पर लड़े थे जी, 110 से ऊपर की सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन आपकी सिर्फ 15 सीटें दिखाई दे रही हैं जी। और ऐसे ही
आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ कहा था कि हमारे को जम्मू में नुकसान हमारे को नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए हो गया क्योंकि हमने ज्यादा सीट उनको दी। हाँ, और शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि कांग्रेस हमारे गठबंधन में नहीं है अभी, जी वो बाहर से समर्थन कर रही है, तो इससे लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लेवल प्ले नहीं हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बड़ा राज्य था, पैसे वाला राज्य था, वहां पे ईवीएम और तमाम मशीनरी के जरिए बेईमानी कर दिया गया, और झारखंड में जहां कुछ नहीं है वहाँ ये रखा गया कि छोटे स्टेट तुम जीत जाओ, बड़े स्टेट्स हम जीत जाते हैं। देखिए, ये जो ऐसा कहते हैं वो उनको हमारे जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उससे जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कड़ी मेहनत करी उन्होंने पूरे चुनाव प्रक्रिया के संचालन करने में। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने दिन रात मेहनत की, उनकी छुट्टी उनको नहीं मिल रही थी। लगातार वो नेताओं को प्रचार के दौरान सुरक्षा, बाद में फिर वो स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा, सारा सब कुछ कैमरे की निगाह में है। आपको अगर डर है, आपको अगर लगता है कि आपको शंका, तो आप जाइए अदालत, जाइए, आप चुनौती दीजिए, आप साबित कीजिए ना। लोकतंत्र है, अदालत है, अदालतों के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आप आरोप लगाने से देखिए आप सही नहीं हो जाएंगे, आपको अपने आरोप सिद्ध करने पड़ेंगे ना। आप सबूत दीजिए ना कि कहीं घोटाला हुआ है। आप हर चुनाव में आप देखिए कि जितने भी सीटों पर चुनाव होते हैं, हर सीट पर आपको अगर कुछ गलत लगता है, आप तुरंत निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दे सकते हैं। शिकायतें दी भी गई होंगी, उन शिकायतों के समाधान भी होंगे। चुनाव आयोग इस बारे में विस्तृत आंकड़ा देगा कि कितनी शिकायतें आई, कितने समाधान हुए, कितनी शिकायतें झूठी थी, कितनी सही पाई गई, कितनों पर कार्रवाई हुई, सब चीजें सामने आएंगी। आपको अगर लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ तो आप कोर्ट जाइए, आपको न्याय मिलेगा। लोकतंत्र है, संविधान का शासन है इस देश में, सरकारें तो उसके लिए काम करती हैं, लेकिन तमाम नियमें तो कांग्रेस ने इस देश में बनाए हैं जी। और ये जो भी इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि इनको ये भी देखना चाहिए कि अब ये कह रहे हैं कि छोटा राज्य, भैया आप कर्नाटक आप जीते हैं, बड़ा राज्य है, देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है कर्नाटक, वहाँ पर आप जीते हैं तो ईवीएम सही है। अभी हाँ, तेलंगाना जीते तो आप सही है। अभी कर्नाटक में जो बाइपोल हुए हैं वो भी आप सारे जीत गए हैं, वो सही है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में 4,10,000 वोट से जीत गई हैं, वो सही है। महाराष्ट्र में ईवीएम खराब कर दी गई, महाराष्ट्र में ईवीएम हैक कर ली गई। तो ये मतलब वो जो कहावत है ना कि वो मीठा मीठा गप गप, हाँ जी, हाँ जी, तीखा तीखा थू थू, बस वही लेकिन सब चल रहा है। बाकी राज्यों के उपचुनाव के नतीजों पर हम नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कमाल दिखा है। आम आदमी पार्टी 4 में से 3 सीटें पंजाब में जीतने में कामयाब हुई है, 1 कांग्रेस के खाते में गई। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 7 में से 5 सीटें भाजपा के खाते में गई है, 1 पे आदिवासी पार्टी और 1 पे आईएनसी ने दौसा की सीट कांग्रेस ने जीती है। इसके अलावा गुजरात और जहां तक छत्तीसगढ़ के 1-1 सीट का सवाल है तो वो भाजपा के खाते में गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। 9 सीट, 2 सीट समाजवादी पार्टी, जो सबको लग रहा था कि सीमा मऊ और करहल तो गर है, 1 कुकरंदी है जी, जो कहीं ना कहीं जिसके चुनावी नतीजों की समीक्षा राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पा रहे हैं जी। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी ने जीती है और 6 सीटें जो हैं वो भाजपा ने जीती है, यानी कि भाजपा गठबंधन 7 और 2 सीट समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप योगी के साख की सवाल जी, योगी के साख का सवाल था। दूसरा, खासतौर पे आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसका सारा ठीकरा योगी जी पर फूटा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टैली आधे पर आ गई थी पिछली बार से। तो बीजेपी को जो नुकसान हुआ, बीजेपी आज स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं है केंद्र में, तो उसका असल कारण उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र भी था, हाँ महाराष्ट्र भी था, लेकिन सबका, क्योंकि सरकार का रास्ता दिल्ली से यूपी से होकर जाता है, तो अगर यूपी ने साथ नहीं दिया है तो वो एक बड़ी चीज है। अब आप देखिए कि सारा का सारा ठीकरा योगी जी पर फूटा था। उस समय आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ होती थी, उनके जो योगी को हटाने तक की बात हो रही थी, योगी को हटाने तक की बात हो रही थी। दोनों सीएम, जो डिप्टी सीएम है, भाग भाग कर दिल्ली आते थे, प्रदेश अध्यक्ष शिकायत कर रहे थे, तो तमाम योगी जी को घेरा जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया, उनको पता था कि योगी फिर से उभार सकते हैं। और योगी ने जिस तरीके से चुनाव की घोषणा से काफी समय पहले ही मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी थी क्षेत्रों की, भैया आपको यहाँ पर जमना है, कमान अपने हाथ में ले ली थी। बीजेपी चुनाव की तैयारी शुरू करे उससे पहले मुख्यमंत्री अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर चुके थे। तो वो जो प्रचार, तो ये ठीक है 15 दिन का था, लेकिन तैयारी उनकी 3-4 महीने से पहले से चल रही थी। तो ये कमाल उसी का है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से रोड शो किए, पार्टी के प्रचार में पूरी तरीके से मेहनत की, वो स्टार प्रचारक महाराष्ट्र और झारखंड में भी थे, वहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे थे और अपने यूपी को भी संभाल रहे थे। और यूपी में बीजेपी ने जिस तरीके से पार्टी को एकजुट किया,
किया और ख़ासतौर पर जो आपसी विवाद थे उनको दूर रखकर ये जो चुनाव जीतने पर पूरी तरह से फोकस किया गया, उसने परिणाम ये दिए हैं। आपने जो बात करी है कि उसको राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं, उस क्षेत्र में ऐसा कैसे हो गया कि जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनके ही वहाँ पर मतदाता हैं तो बीजेपी को इस तरह से वोट कैसे मिल गए। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि हमको ना जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमको कारण समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्र हैं, जब आप यूपी में खासतौर पे जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप कई क्षेत्रों में तो आपको ऐसा मिलेगा कि आप घुसते ही आप देखते हैं कि ये जो मुस्लिमों के जो मकान है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैं। आप देखते हैं कि तमाम योजनाओं को उनको लाभ मिला हुआ है। और ये जो परिणाम जो आए हैं ना, ये आपको हैरत हो रही है कि ये ऐसे कैसे आ गए। ये परिणाम इसलिए आए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब वो 8500 वापस अपने लेने गए तो उनको भगाया गया वहाँ पर कांग्रेस कार्यालय से कि भैया वो कोई 8500 नहीं है, कोई आपके लिए खटाखट फटाफट वाली स्कीम नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया है कि आपने हमको भ्रम में डाला कि हम आपको पैसे देंगे, वो हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं, हमारा संविधान खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम ये दोनों को बचाएंगे भी और आपको 8500 रुपये लेंगे। परिणाम बाद जब ये लोग गए कांग्रेस कार्यालय तो देखा था, वीडियो सबने देखा था ना कि सबने भगाया गया। तो मैसेज गया है, एक तो दो मैसेज गए कि कांग्रेस के जो वादे थे, जो विपक्षी गठबंधन के वादे थे, उनकी हकीकत क्या है। दूसरा ये था कि जो सरकार कह रही है, जो हमको विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे हमारे खाते में दे रही है, कहीं हमको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर ठीक है। कई बार जो आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वहाँ पर माहौल बना था, तमाम तरह के फतवे जारी हुए थे और तमाम तरह की धार्मिक अपीलें की गई थी, लेकिन इस बार कोई फतवा जारी नहीं हुआ। जब जनता अपने मन से मत देती है तो इसी तरीके से विकास के साथ जुड़ती है, ना कि किसी धार्मिक या मौलवी के अपील के माध्यम से कहीं जुड़ती है। तो ये जो चुनाव परिणाम है, मुझे लगता है कि शायद ये वही दर्शा रहा है। बिल्कुल। तो जो चुनावी नतीजे आए हैं, चाहे वो झारखंड या महाराष्ट्र के हों या फिर उपचुनाव के नतीजे हैं, उस पर चर्चा लगातार होती रहेगी। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।